हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी को सामान्य ज्ञान पर्यावरण अध्ययन से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जनसंख्या, भारत का भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण, सौरमंडल इत्यादि से लेकर या उससे संबंधित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह टेट, सीटेट, सुपर टेट इत्यादि अपर क्लास परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग जो भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इसे कंठस्थ करें, अंतस्थ करें, और अगर आवश्यकता पड़े तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। हमारा ध्येय है कि आप लोगों को अधिकतम से अधिकतम प्रश्नों का सीरीज आप तक पहुंचावें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक विनती है कि आप लोग चौरसिया कोचिंग क्लास जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा। जब इसको आप टच करेंगे तो इसके नीचे 3 घंटी दिखाई देगी। तो जो सबसे ऊपर की घंटी है, इसको जब आप टच करेंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आप लोग जो भी वीडियो हमारा देखेंगे, जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग हमारा देखेंगे, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पहला हमारा प्रश्न है यह जनसंख्या से संबंधित है, जो साक्षरता से संबंधित है, लिंगानुपात से संबंधित है। तो आप लोग इसमें जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेट और सीटेट से संबंधित है। यह आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो यहाँ आप देखें, स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी बार जनगणना हुई। तो स्वतंत्रता के बाद यहाँ प्रश्न जो है थोड़ा घुमा फिरा कर है। यहाँ प्रश्न ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्रता के बाद यहाँ क्या लिखा है? स्वतंत्र मतलब आज़ादी के बाद। तो देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद अब तक कितनी बार जनगणना हुई है। तो स्वतंत्रता के बाद अब तक 7 बार, मतलब 2011 तक जो जनगणना हुई है। तो देश के आज़ादी के बाद मतलब 1947 के बाद आज तक 7 बार जो है जनगणना हुई है। जबकि देश के जब आज़ाद नहीं हुआ था उसके पूर्व भी देश में जनगणना हुई है। तो कुल मिलाकर लगभग 15 जनगणना हो चुका है। लेकिन देश के आज़ादी के बाद 7 बार जनगणना हुआ है। ये दोनों बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस प्राचीन ग्रंथों में जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो जनगणना की बात यहाँ पर हो रही है। तो किस प्राचीन ग्रंथों में, मतलब भारतीय प्राचीन ग्रंथों में जनगणना का उल्लेख या दर्शन हमको मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अबुल फजल की आईन अकबरी जो 1595 और 96 के बीच में लिखी गई थी, में जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो अगर जनगणना की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में हमारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अबुल फजल की आईन अकबरी में जो है जनगणना का उल्लेख या दर्शन हमको देखने को मिलता है। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम कहाँ जनगणना हुई। आधुनिक पद्धति मतलब मॉडर्न पद्धति और व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम कहाँ पर सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। तो 1749 में स्वीडन में। कहाँ पर हुआ था? 1749 में स्वीडन देश में हुआ था। सर्वप्रथम दशकीय जनगणना कहाँ हुई थी। दशकीय जनगणना का मतलब 10 वर्ष के बाद जो जनगणना होती है उसको दशकीय जनगणना कहते हैं। तो सर्वप्रथम जो है अमेरिका में हुआ था सन 1980 में। ये सब प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप लोगों को याद रखने योग्य है। सर्वप्रथम दशकीय जनगणना कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम दशकीय जनगणना जो हुई थी अमेरिका में हुई थी सन 1980 में। जबकि आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग से जनगणना जो सर्वप्रथम हुई थी वह 1749 में स्वीडन में हुई थी। ब्रिटिश भारत मतलब देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना
1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आता है ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। फिर प्रश्न है ब्रिटिश भारत में, मतलब देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, गुलामों के अंग्रेज़ों के अधीन था, तो ब्रिटिश भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कब से प्रारंभ हुई? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश भारत में मतलब 10 की जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो ब्रिटिश भारत में प्रत्येक 10 वर्ष मतलब 10 की जनगणना का अंतराल पे जो होता है कि जनगणना कब से प्रारंभ हुई, तो ब्रिटिश भारत में 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से, ब्रिटिश भारत में 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर या अंतराल पर जनगणना या जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। मतलब लॉर्ड रिपन के द्वारा जो 10 साल पर जनगणना का प्रचलन चालू हुआ, वो आज भी जारी है तब से। वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणना हो चुकी है? तो 1872 की जनगणना को लेकर के 2011 तक कुल 15वीं जनगणना हो चुकी है। मतलब देश के आज़ादी के पूर्व और आज तक कुल मिला करके 15वीं जनगणना 2011 तक हो चुकी है। और देश जब आज़ाद हुआ है उसके बाद कितनी बार हुआ है? 7 बार हुआ है। साक्षरता दर किसे कहते हैं? साक्षरता दर किसे कहते हैं, यह इसको आपको समझना चाहिए। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। मतलब 7 वर्ष का या 7 वर्ष से अधिक के जितने लोग हैं, वह जो है 100 में मतलब 100 में जो प्रतिशत निकाला जाता है, उसके दर को जो है जनसंख्या दर कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में साक्षरता दर क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार देश में साक्षरता दर जो है 73% है। कितना है? 73% है। जनगणना 2011 का नारा क्या था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जो 2011 में इसकी पूर्व जनगणना हुआ था, उसमें जो नारा था, स्लोगन था, उसका क्या नाम था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष एवं महिला साक्षरता दर क्या है? जनगणना जो 2011 हुई थी, उसमें पुरुष और महिला का जो साक्षरता दर है वो क्या था? तो पुरुष का 80.9 और महिला का 64.6% था। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर के चारों तरफ मतलब दायरे में जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से लिया जाता है। जनगणना 2011 के आयुक्त कौन थे? जो हमारा जनगणना 2011 में हुआ था, उसके प्रमुख आयुक्त कौन थे? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर श्री चंद्रमौली। ठीक है, जनगणना 2011 के आयुक्त कौन थे? तो भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर श्री चंद्रमौली जी थे। भारत में सर्वाधिक ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वाले राज्य, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या कहाँ पर बसती है? तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण तथा महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। मतलब अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तथा अगर शहरी क्षेत्र में देखा जाए, नगरीय क्षेत्र में देखा जाए, तो महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो पुरुषों की कुल जनसंख्या
62.31 करोड़ तथा महिलाओं की जनसंख्या 58.74 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो जो वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी उसमें जो सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार देश में जनसंख्या का जो घनत्व है वह 382 है। कितना है? 382 घनत्व मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? तो 1 किलोमीटर में जो है अगर औसत दर्जे से लिया जाए तो 1 किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं। कहीं कहीं पर अधिक है, कहीं कहीं पर कम है। अगर औसत लिया जाए तो देश में जनसंख्या घनत्व जो है 382 है। लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। मतलब 1000 पुरुष पर जितनी स्त्रियां जो है रहती हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, उसको लिंगानुपात कहते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार देश में लिंगानुपात कितना है? तो देश में जो लिंगानुपात है 943 है। कितना है? 943। मतलब 1000 पुरुष पर 943 स्त्रियां हैं, जो 2001 से 10 अधिक हैं। इसका मतलब जो पिछली जनगणना 2001 में हुई थी उसमें 933 थे और इस बार 10 जो है वृद्धि हुआ है। तो देश में लिंगानुपात कितना है? 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं। मतलब सबसे अधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य कौन हैं? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, वहाँ 1000 पुरुष पर 1084 स्त्रियाँ, तथा न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है जो 1000 पुरुष पर 879 स्त्रियाँ हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी छोर बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो सबसे उत्तरी छोर है, बिंदु है, छोर है, वह कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे उत्तरी छोर बिंदु जो पॉइंट अंग्रेजी में हम कहते हैं इंदिरा काल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। तो भारत का सबसे उत्तरी छोर माने लास्ट छोर कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो सबसे लास्ट उत्तरी छोर है उसको इंदिरा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा काल कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिण छोर बिंदु पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर का नाम इंदिरा पॉइंट है और यह बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। आपको हम दिखा दे रहे हैं जिससे आप लोग समझ जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का नक्शा है। जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, मतलब अंतिम लास्ट छोर है, यह जो है इसको इंदिरा बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा काल या इंदिरा बिंदु कहते हैं। ठीक है। जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो भारत से मतलब ये द्वीप में स्थित है। अगर हम स्थलीय लें तो केप कोमोरिन है जो तमिलनाडु में है, लेकिन यह जो है लास्ट दक्षिणी छोर तो है, लेकिन इससे भी आगे जो है इंदिरा पॉइंट है। इससे थोड़ा आगे है इंदिरा पॉइंट, आप देख सकते हैं। इससे थोड़ा सा और इधर है तो इसको इंदिरा पॉइंट। तो अगर कहा जाए तो सबसे लास्ट जो है दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है और उत्तर में जो है इंदिरा काल है। और अगर पूर्व में लिया जाए तो किबीथू है और दक्षिण में गुजरात में जो है गौहर माता है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस 7 है, NH7 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH7 है, जो बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है। जो कहाँ से कहाँ तक जाता है? जो बनारस से कन्याकुमारी तक जाता है, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा कौन है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा जो है कोस्ट लाइन गुजरात की है
कौन है? गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की और लास्ट में महाराष्ट्र की है। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आगरा जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो है आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कटक जो है महानदी के किनारे बसा। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? तो आप लोग हम लोग सब लोग जानते हैं कि हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? तो डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा है। इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो इलाहाबाद जो है गंगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अजमेर किस नदी के किनारे बसा है? तो अजमेर जो है लूनी नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा है। ये सब जो है किस नदी के किनारे कौन शहर बसा हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसको हम हल्के में लेते हैं, लेकिन ऐसा ही प्रश्न आ जाने पर हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा है। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? तो गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। पणजी किस नदी के किनारे बसा है? तो पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे बसा है। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा है। यह भारत के प्रमुख शहरों का जो है नाम है, जो प्रमुख नदियों के किनारे बसा है। इसको हमने आपको आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने लिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 41 जो साइंस से है, सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष है। तो ये प्रश्न हम लोग को एक बार आया था कि मतलब जो है सबसे बड़ा टेट में आया था कि सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष कौन है? तो सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष जो है यूकेलिप्टस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न आने पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं और प्रश्न में विकल्प में दिया रहता है, लेकिन हम उस पर टिक नहीं लगा पाते हैं कि इसका कौन सही उत्तर होगा। तो सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष है कौन है? जो है यूकेलिप्टस है। इसको आप लोग जानिएगा। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा, जो सबसे बड़ा पत्ती वाला जो पौधा होता है वो कौन होता है? विक्टोरिया रिजिया। विक्टोरिया रिजिया जो है सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा होता है। सबसे छोटे बीज युक्त पौधा है, जो जिसका बीज जो है सबसे छोटा होता है, वह कौन पौधा है? वो आर्किड है। कौन है? आर्किड है। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा, जो सबसे भारी काष्ठ वाला जो पौधा होता है वो कौन होता है? हाई विचिया। क्या होता है? हाई विचिया होता है। सबसे हल्का काष्ठ वाला पौधा कौन होता है? ओक्रोमा लेगोपस। अफीम देने वाला पौधा होता है, हम लोग सुनते हैं कि अफीम जो है होता है, तो अफीम जो है किससे प्राप्त होता है? तो अफीम देने वाला पौधा होता है पोपी। क्या होता है? पोपी। पेपावर सोमिनिफेरम। कॉफ़ी देने वाला पौधा कौन होता है? तो कॉफ़ी देने वाला पौधा होता है कोफिया अरेबिका। कोफिया अरेबिका। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला कैसे प्राप्त होता है? तो जो सामान्य प्रयोग में हम मसाला प्रयोग करते हैं वह लौंग और फूलों की कली से बनता है। किससे बनता है? लौंग और फूलों की कलियों से। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? ये आपका भूगोल से है। भारत का जो मानक समय लिया गया है इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से लिया गया है, जिसका देशांतर 82 डिग्री 30 इंच है, पूर्वी है। जिसका देशांतर 82 पूर्वी है। वह ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे रहती है। तो ग्रीनविच माध्य समय कौन होता है? ये माध्य समय जो है अंतर्राष्ट्रीय समय होता है, जिसको हम GMT कहते हैं।
तो ये जो मध्य समय जो है विश्व का समय इसी से निर्धारित होता है, जीएमटी से। और हमारा जो ग्रीनविच रेखा है वह इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से लिया गया है, जिसका देशांतर जो है 82.30 पूर्वी है। यहीं से पूरे भारत के जो समय है, टाइम है, यहीं से घड़ी का मिलान होता है कि किसी की घड़ी आगे होती है, अगर किसी की घड़ी पीछे होती है, तो जो इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान का जो टाइम होता है, जो समय होता है, उसी समय से हम अपना घड़ी और टाइम सेट करते हैं। और अगर हमारी घड़ी आगे पीछे होती है तो हम अपना घड़ी जो है कहाँ सेट करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय माध्य समय है, जीएमटी जिसको कहते हैं, यह जो है इससे हम मिलान करते हैं। और यह घड़ी का जो टाइम होना चाहिए उसके मतलब माध्य समय जो जीएमटी अंतर्राष्ट्रीय समय है, इससे 5.5 घंटा हमारी जो ग्रीनविच का समय है उससे आगे होना चाहिए। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? तो भारत की जो लंबाई है वह जो है 3,214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, और चौड़ाई जो है 2,993 किलोमीटर है। ये आपका वो है, ये उत्तर, इधर उत्तर कहते हैं, इसको नीचे वाले दक्षिण कहते हैं, ये आपका पश्चिम है और आपका पूर्व है। तो इस तरह से जो लंबाई है यह 3,214 किलोमीटर होता है, और ये पूर्व से पश्चिम जो है 2,993 किलोमीटर है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे भारत का नक्शा है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो जो भारत की लंबाई है यह इंदिरा बिंदु से लेकर के, इंदिरा बिंदु या इंदिरा काल से लेकर के इंदिरा पॉइंट तक जो है, इसकी लंबाई 3,214 किलोमीटर। ठीक है, और इधर जो है किबिथु से गौहर माता, मतलब ये जो चौड़ाई भारत की है इसका है 2,993 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर, 93 किलोमीटर, 2,993 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत की सीमा कितनी लंबी है? तो भारत की जो सीमा है वह 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये इधर ये सब समुद्र है, ये सब क्या है? समुद्र है। यहाँ से लेकर के यहाँ से समुद्र है, तो इसकी जो इधर की लंबाई है, ये इधर की लंबाई जो इधर की है, ये स्थलीय सीमा है, और ये तटीय सीमा है या समुद्री सीमा है कहते हैं। इधर ये जो नीचे का है इसको समुद्री सीमा या तटीय सीमा कहते हैं, और इसको जो है स्थलीय सीमा कहते हैं। तो जो स्थलीय सीमा है उसका लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई, अब जो भारत की तट रेखा है, मतलब ये जो सागर और महासागर हैं, इसकी लंबाई जो है 6,100 किलोमीटर। कितना है? 6,100 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई 6,100 किलोमीटर, और स्थलीय मार्ग की लंबाई 15,200 किलोमीटर। और भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, यह है आपका 3,214 किलोमीटर, और भारत की चौड़ाई जो पूर्व से पश्चिम है 2,993 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। ठीक है, कौन है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा छोटा राज्य जो है गोवा है, और सबसे बड़ा जो है राजस्थान है। ठीक है, तो इससे अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य को पहचान करना हो तो आप समझ जाइए कि सभी राज्यों में जो राजा है, सभी राज्यों में जो जिसके नाम के आगे राजा है वही जो है राजा है। तो राजा कौन है? राजस्थान है। ठीक है, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर माना जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। यह शब्दों में भी सबसे छोटा है, जो शब्द है गोवा सबसे छोटा शब्द है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश जो है सबसे जो बड़ा है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वह लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप। ठीक है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या 248 है। कितना है? 248 है। बंगाल की खाड़ी में 233 तथा अरब सागर में 25 जो है द्वीप हैं। जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी कौन है? ये आपका भारत का नक्शा है। ये आपका जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी है, और इधर का जो क्षेत्र है ये आपका जो है अरब सागर है, और नीचे आपका हिंद महासागर है। ये जो यह क्षेत्र है यह नीचे वाला हिंद महासागरीय क्षेत्र है, और ये आपका बंगाल की खाड़ी है, और ये आपका अरब सागर है। तो ये जो आपको बिंदु 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 वाला दिखाई दे रहे हैं ये सब द्वीप हैं, और ये सब भी क्या हैं? द्वीप हैं। तो इसे भी आप देख सकते हैं द्वीपों की संख्या कहाँ अधिक है? बंगाल की खाड़ी में है। तो बंगाल की खाड़ी में कुल जो है 223 कितने हैं? 223 हैं, और यहाँ पर 25 हैं। तो कुल मिलाकर आपका 5 3 8 2 2 4 248 द्वीपों की संख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य हैं। मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किस राज्य में हैं? साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है केरल राज्य में हैं, जिसका साक्षरता दर 94% है। कितना है? 94% है। जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आपका बिहार है। यह इसका जो साक्षरता दर है 61.8 है, 61.8% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो जो भारत की टोटल जनसंख्या जो थी 2011 में वह टोटल कितनी थी? तो 1 मार्च 2011 तक, क्योंकि जब जनगणना हो रही थी तभी भी बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस नाते जो है इसका जब जनगणना हुआ था तो 1 मार्च 2011 को, ये प्रश्न जो है आप शब्द रखिएगा कि 1 मार्च 2011 तक जो है भारत की कुल जनसंख्या 1,21,05,69,573 है। कितना है? 1,21,05,69,573 थी। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे देश में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका जो परसेंटेज कितना है? तो हमारे देश में जो जनसंख्या की वार्षिक मतलब ईयरली जो है ग्रोथ हो रहा है, वार्षिक ग्रोथ हो रहा है, वह 1.64% है। इस प्रकार से मैंने आपको टोटल 60 प्रश्नों का सीरीज बताया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग हमारे इस जनरल नॉलेज और प्रश्नों के समायोजन को अच्छा समझते हैं, बढ़िया समझते हैं कि अच्छा प्रश्नों का सीरीज है, तो आप लोग हम को उत्साहित कीजिए, हमारे चैनल को कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड और मित्रों को जो है शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।